हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना पार्ट 7 पढ़ेंगे जो किसके बारे में है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत देश के वीर प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। तो इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? प्रतापी राजा जो क्या थे, बहुत ही वीर थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ये दिल्ली साम्राज्य के अंतिम हिंदू सम्राट थे। चंदपरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में इनकी वीरता एवं शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये कहाँ के थे? दिल्ली साम्राज्य के कौन थे? राजा थे, सम्राट थे, और उनकी वीरता के बारे में और उनके शासन के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। तो किसके पुत्र थे? सोमेश्वर के। उनकी मां कमला देवी दिल्ली के महाराज अनंगपाल की दूसरी बेटी थी। तो कौन थे उनकी मां? कमला देवी, जो किसकी थी? महाराज अनंगपाल की दूसरी बेटी थी। अनंगपाल की पहली बेटी रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के महाराज विजयपाल के साथ हुआ था। तो उनकी जो पहली बेटी है, उनकी शादी किससे हुई थी? कन्नौज के राजा विजयपाल। विजयपाल के बेटे जयचंद थे, जो उम्र में पृथ्वीराज से बड़े थे। तो विजयपाल का जो बेटा था वो क्या थे? जयचंद। और वो कौन थे? पृथ्वीराज से बड़े थे। महाराज अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था। तो इनका क्या था? कोई भी पुत्र नहीं था। उन्हें दिल्ली साम्राज्य के लिए अपने वारिस की चिंता होने लगी। तो वो चिंता होने लगी थी उनके, मैं दिल्ली साम्राज्य है इसका राजा किसको बनाऊंगा? तो उन्होंने अपने नाती पृथ्वीराज को ही गोद लिया। तो जब उनके कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने अपने नाती को गोद ले लिया। उनके नाती कौन थे? पृथ्वीराज। इस तरह पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली दोनों राज्यों के राजा हो गए। तो फिर क्या होगा? पृथ्वीराज दोनों जगहों के राजा बन गए। यह बात जयचंद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें पृथ्वीराज से ईर्ष्या होने लगी। तो ये चीजों को अच्छी नहीं लगी और वो पृथ्वीराज से जलने लगे। जयचंद ने अपने राज्य में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। तो उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ कोई प्रतापी महाराज ही करता है और देशों के राजा उसके प्रताप को मानकर यज्ञ में आते हैं और यज्ञ का कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे बहुत बड़ा यज्ञ होता है, हवन होता है, और उसमें और जगह जगहों के राजा बुलाए जाते हैं जो उसकी बात मानते हैं और उसमें आते हैं। पृथ्वीराज उस यज्ञ में नहीं आए। तो ये क्यों नहीं आए? शायद वे जयचंद को अपने से बड़ा प्रतापी राजा मानने को तैयार नहीं थे। जयचंद इस बात से चिढ़ गए, तो वो उस यज्ञ में नहीं आते। और क्या बोलते हैं? क्योंकि वो उसको अपने से बड़ा राजा नहीं मानते थे, इसलिए वो उस यज्ञ में नहीं आते और इस बात से जयचंद चिढ़ जाते हैं। उस समय बाद उन्होंने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा था। तो जो उनकी पुत्री थी उनका स्वयंवर कराते हैं। संयोगिता उम्र में पृथ्वीराज से थोड़ी छोटी थी, फिर भी वह पृथ्वीराज से ही प्यार करती थी। तो वैसे तो उनसे थोड़ी छोटी थी, पर उन्हीं से वो प्यार करती थी। पृथ्वीराज को भी यह बात मालूम थी। जयचंद पृथ्वीराज से चिढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा था। तो देखो, ये बात पृथ्वीराज को भी पता थी कि उनकी बेटी उनसे प्यार करती है, पर फिर क्या होता है? जयचंद जो स्वयंवर होता है उसमें पृथ्वीराज को नहीं बुलाते, क्योंकि वो तो उससे चिढ़े हुए थे, तो उनको निमंत्रण नहीं देते। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनका पुतला बनवाया और उसे स्वयंवर के मंडप के बाहर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। तो देखो, ये उनका पुतला बनाया और क्या कर दिया? उसको बाहर पहरेदारी पर खड़ा कर दिया। किसका? पृथ्वीराज का पुतला बनाकर। स्वयंवर के दिन राजसभा में कई देशों के राजकुमार आए थे। तो जगह जगह के लोग थे, बड़े बड़े राजा आए थे। वे दोनों तरफ खड़े थे और संयोगिता और महाराजा राजकुमारों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तो राजकुमारी इन सबको देखते हुए आगे बढ़ रही थी। वह पृथ्वीराज को खोज रही थी। तो पृथ्वीराज को बोल रहे थे कि वो कहाँ है। उन्हें राजसभा में ना पाकर वह निराश मन से आगे बढ़ती आ रही थी। उनको वो दिखाई नहीं देते। तो धीरे धीरे क्या होते हैं? निराश होकर आगे बढ़ती है। जब वह द्वार तक पहुंची तो उसकी नजर द्वारपाल के रूप में खड़े पृथ्वीराज के पुतले पर पड़ी। तो जब वो आई तो उनकी नजर किस पे पड़ती है? जो पृथ्वीराज का पुतला बना हुआ था उस पर पड़ती है। वह पुतले के पास गई और उसी के गले में उसने स्वयंवर की माला डाल दी। तो पुतले पर ने क्या करी? उन्होंने माला डाल दी। इसे देखकर राजसभा में खड़े
सभी लोग बहुत चक्के रह गए। तो ये देखकर सभी लोग क्या होते हैं, हैरान रह जाते हैं। इतने में पृथ्वीराज एक घोड़े पर बैठकर वहां आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर अपने देश पहुंच गए। तो इतने में पृथ्वीराज वहां जाते हैं और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठा के अपने देश में ले जाते हैं। उन्होंने संयोगिता से विवाह किया और उन दोनों की क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। अपने शासन काल में पृथ्वीराज बहुत प्रतापी राजा, तो अपने समय में क्या थे, वो बहुत ही बड़े राजा थे। उन्हें विरासत में 2 देश तो मिले ही थे। उन्होंने आसपास के कई देशों पर चढ़ाई करके उन्हें अपने साम्राज्य का अंग भी बनाया। तो 2 देश तो उन्हें मिले हुए थे, पर धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने कई देशों पर अपना कब्जा कर लिया। भारत उस समय भी सोने की चिड़िया था और विदेशी आक्रमणकारियों का निगाह दिल्ली साम्राज्य पर थी। तो जब विदेशी लोग थे उनकी नजर किस पे थे, दिल्ली साम्राज्य पर। माना यह जाता है कि शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर हमला किया था और युद्ध में हार कर पकड़ा गया। तो किसने हमला किया, शहाबुद्दीन ने, और युद्ध में हार कर उसको क्या करा, पकड़ लिया था। पृथ्वीराज ने उसे क्षमा करके छोड़ दिया। तो पृथ्वीराज ने उसे क्षमा किया था, माफ कर दिया और छोड़ दिया। इस तरह पृथ्वी ने शहाबुद्दीन को 17 बार क्षमा करके छोड़ा। तो शहाबुद्दीन ने उसे कम से कम कितनी बार छोड़ा, 17 बार। आखिर लड़ाई में पृथ्वीराज हार गए और शहाबुद्दीन उन्हें अपने देश गजनी ले गया। तो जो लास्ट लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज हार गए और शहाबुद्दीन से अपने देश कहाँ पे लेके गजनी में ले गए। फिर वहीं उनके मरने की कहानी बताई जाती है। तो ये बताया जाता है कि वहीं पर उनकी क्या हुई, मर गए वो, उनकी मौत वहीं पर हुई। इतिहास की पुस्तकों में शहाबुद्दीन महमूद गौरी के 18 बार दिल्ली पर आक्रमण करने का जिक्र नहीं है। तो देखो 18 बार उन्होंने आक्रमण करा पर उसको कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ, 2 युद्धों का उल्लेख जरूर है। 2 युद्धों के बारे में बताया जाता है, वो कौन कौन से हैं। तराई का पहला युद्ध जो 1991 में हुआ था, शहाबुद्दीन पंजाब पर विजय प्राप्त कर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। तो पहला युद्ध कहाँ हुआ था, तराई में, यानी तरेन में, जो 1991 में हुआ। और वो कहाँ पे गए थे, पंजाब पर विजय प्राप्त करके अपनी दिल्ली की तरफ अब आगे बढ़ रहे थे। पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से 150 किमी दूर थानेसर में उससे लड़े। तो कहाँ पे युद्ध हुआ, ये थानेसर में। युद्ध में हारकर घायल अवस्था में शहाबुद्दीन खा गया। तो शहाबुद्दीन की हालत कैसी हो गई, बहुत ही बेकार। तो वहां से भाग गया था। उसे तब तक दिल्ली साम्राज्य के बल का अनुमान नहीं था, और उसको क्या था, दिल्ली साम्राज्य का कोई भी अनुमान नहीं था कि कितने शक्तिशाली है। तो क्या हुआ था, डर कर वहां से भाग गया था। साथ ही उसे खाने की और पानी की समस्या से भी जूझना पड़ा। तो जब वो भागा तो उसे खाने पीने का भी सही से नहीं मिला। तो उसके लिए भी उसे क्या करना पड़ा, बहुत ही जूझना पड़ा। उसको आराम से कुछ चीजें नहीं मिली। पहली हार से जनक हिम्मत नहीं आ रहा। तो एक बार हार कर उसको शांति नहीं मिली। दूसरे ही वर्ष 1992 में वह दिल्ली पर फिर आक्रमण करने दोबारा से आक्रमण करने आता है। कौन से ईयर में, अब यही साल। पहला 1991 में था, दूसरा 1992 में। इस बार उसकी सेना पहले से ही बड़ी थी। अब की बार वो और सेना लेकर आता है, और लोग लेकर आता है। उसने सेना की जरूरतों के लिए अच्छी तैयारी कर दी थी, और अब की बार अच्छे से तैयारी करके आया था कि इसको जरूर कराएगा। लाहौर से आगे बढ़ते हुए उसने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि वह हार मानिए। तो लाहौर से आगे बढ़ते बोलता है, पृथ्वीराज को निमंत्रण पहुंचाता है कि उसको बोलो अपनी हार मानिए। लेकिन पृथ्वीराज ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। तो पृथ्वीराज हार नहीं मानते और बोलते कि हम युद्ध करना है, हम युद्ध करेंगे, हम लड़ेंगे। तराई में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। पृथ्वी की सेना बहुत बड़ी थी, क्योंकि कई राजपूत राजाओं ने अपनी अपनी सेनाएं सहायता के लिए भेज दी थी। तो जब पृथ्वी की सेना थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो आसपास वाले राजाओं थे सबने अपनी सेना उनके साथ की थी। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज से कहा कि वे मुसलमान बन जाएं और हार के लिए तैयार है। तो क्या बोला शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज से कि मुसलमान बन जाए और अपनी हार के लिए रेडी रहे। पृथ्वीराज ने संधि करने को कहा, लेकिन शहाबुद्दीन नहीं माना। तो उन्होंने क्या बोला, संधि करने को बोला, पर शहाबुद्दीन नहीं माना। दूसरा तराई का युद्ध शुरू हुआ। तो दूसरा युद्ध शुरू होता है। कहते हैं कि भारतीय दिन में ही लड़ते हैं और रात को युद्ध विराम होता है। तो क्या बोला जाता है कि बस युद्ध होगा वो दिन में होगा और रात को फिर सब आराम करेंगे, फिर अगले दिन दोबारा युद्ध स्टार्ट होगा। शहाबुद्दीन ने शाम के अंधेरे के
समय चढ़ाई करके धोखे से पृथ्वीराज को हराया। इस तरह दिल्ली के आखिरी हिंदू साम्राज्य का अंत हुआ। तो देखो, उन्होंने क्या करा, दिन में युद्ध होता था, रात को पक्ष शहाबुद्दीन होता है, उसने क्या करा, धोखेधड़ी से क्या करा, रात को आया और पृथ्वीराज को हराया, उसको मार दिया। तो इसी तरह क्या होता है, हिंदू साम्राज्य का वहीं पर अंत होता है। किसका? दिल्ली के आखिरी हिंदू साम्राज्य का होता है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में चंद्रवरदायी ने बहुत रोचक वर्णन किया है। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज को अपने देश गजनी ले गया, वहाँ कैदी की तरह दरबार में उन्हें लाया गया। तो क्या करता, वो अपने देश ले जाता है और वहाँ पे क्या करता, उनको कैदी बनाकर रखता है। पृथ्वीराज ने गौरी से आंखें मिलाकर बात की। तो पृथ्वीराज गौरी से आंखें मिलाकर बात करते हैं। गौरी ने पृथ्वीराज से कहा कि वह कैदी है, नजर नीचे करके बात कर। तो बोलता है कि तुम कैदी हो, नीचे करके बात करो। पृथ्वीराज ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इसी पर नाराज होकर गौरी ने उनकी आंखें फुड़वा दी। तो पृथ्वीराज मना कर देते, नहीं भाई मैं तो झुक के बात नहीं करूंगा। तो क्या करते हैं, इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने उनकी आंखें फुड़वा दी। अब पृथ्वीराज अंधे होकर बंदी गृह में पड़े रहे। तो क्या थे, बिना आंखों के वो बंदी गृह में पड़े रहे। कुछ समय बाद चंद बरदाई पृथ्वीराज की सहायता के लिए गंजरी पहुंचे। वे भी बंदी गृह में पृथ्वी के राज के साथ रहते और उनकी सेवा करते। दोनों ने मिलकर गौरी से बदला लिए। तो क्या थे, जब चंद्र बरदाई पृथ्वीराज थे वो उनकी पृथ्वीराज की सहायता के लिए पहुंचे और दोनों ही वो लोग वहां पर रहने लगे और एक साथ उन्होंने मिलकर क्या बनाई, योजना बनाई। समय पाकर चंद बरदाई ने गौरी के सामने पृथ्वीराज को तीर चलाने की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज आपको से देख ना सके तो क्या ध्वनि को सुनकर निशाना साध सकते हैं। गौरी यह बात मानने को तैयार नहीं था। निश्चय हुआ कि दरबार में ही पृथ्वीराज के तीर चलाने के कौशल की परीक्षा की जाए। तो क्या थे, चंद्रवर्धन बड़े बड़े पढ़े, ये तो क्या हुआ, आप नहीं है पर निशानेबाजी में बहुत अच्छे हैं। और उनके सामने क्या पढ़ने लगे, उनकी तारीफ करने लगे। पर वो जो था गौरी को उनके ये बात मानने को तैयार नहीं था। तो क्या कराया गया, उन्हीं पर तीर चलाने को बोला। चंद्रवरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज दरबार में शब्द भेदी बात चलाएंगे, यानी जहां से आवाज आती है उस जगह को निशाना बनाएंगे। निश्चय के अनुसार दरबार में एक कोने में 1 घंटा लगाकर लटकाया जाएगा। पृथ्वीराज दूसरी ओर धनुष और बाण लेकर खड़े थे। किसी सेवक ने मुंगरे से घंटे पर आघात किया। जैसे ही घंटे की आवाज सुनी, पृथ्वीराज के धनुष से बाण छूटा और सीधे उस घंटे पर निशान। तो क्या करा, उन्होंने हल्का सा ऐसे शोर करा। तो जैसे उनका बात सुनाई दी, उन्होंने क्या करा, एकदम नई पर निशाना लगाया। वह देखकर सारे दरबारी विस्मित हो गए। गौरी अपने आश्चर्य को दाग नहीं सका। उसके मुंह से आवाज आई, शाबाश। तो क्या हुआ, एकदम स्मृति लगाया। तो गौरी एकदम चुप ही नहीं रह पाया। उसने क्या करा, एकदम क्या बोल दिया कि शाबाश की बहुत अच्छे, तुमने निशाना बहुत अच्छा लगाया। यह कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही चंद्रवरदाई ने कविता के रूप में पृथ्वी को बता दिया था कि गौरी कहाँ बैठा है। तो शुरू होने से पहले जो चंद्रवरदाई था उसने बता दिया था कि गौरी कहाँ बैठा है, कितनी दूर पर है। और जैसे ही उसके मुंह से शाबाश की ध्वनि निकली, पृथ्वीराज ने धनुष का अगला बाण निकाला और गौरी को जा लगा। वही घटना स्थल पर गौरी की मृत्यु हुई। तो जैसे उसने शाबाश बोला, उसने सुन लिया का पृथ्वीराज ने कि कहाँ बैठा है और अगला तीर चलाया और सीधा उस पर लगा और वहीं पर गौरी की क्या जाती है, मृत्यु हो जाती। सारे दरबारी उनकी तरफ देखने लगे। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई यह नहीं चाहते थे कि वे दुश्मनों के हाथों मरे। उन दोनों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे को मार डाला। इस तरह वे दोनों सम्मानजनक तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए। तो वो क्या नहीं चाहते थे, अब देखो उसको तो मार दिया गौरी को, पर वो अपने दुश्मनों के हाथों नहीं मारना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक दूसरे को मार दिया। यानी पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई को और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज। सवाल यह है कि चंद्रवरदाई स्वयं इस घटना में मर गए तो उनके रासो ग्रंथ में इसका उल्लेख कैसे आ सकता है। स्वयं चंद्रवरदाई ने इस बात का समाधान प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि वे राजा की सेवा के लिए गंजनी जाने से पहले अपना ग्रंथ अपने बेटे जनहन को सौंप कर गए। तो बोलते कि सब कैसे पता, तो ये सब उनके पहले से प्लानिंग थी और वो ये सब अपने बेटे को सौंप कर गए थे। माना जाता है कि बाद में जनहन ने इस काव्य को पूरा किया।
तो बाद में जो ये काव्य लिखा जा रहा था उसके बेटे ने उसको पूरा किया। इतिहास का सत्य है, जो भी हो पृथ्वीराज चौहान की यह कहानियां लोगों को बहुत आकर्षित करती है। वे वीर थे, महान योद्धा थे, धोखे के कारण हार गए, लेकिन हार कर भी उन्होंने अपना सम्मान नहीं खोया। सच्चे वीर की तरह शत्रु से बदला लेकर सम्मान पूर्वक स्वर्ग से। तो लोग क्या होते हैं, ये लोग बड़े महान थे पृथ्वीराज, उनकी कहानियों से लोग बाग आज भी बहुत क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आकर्षित होते हैं। और उन्होंने क्या करा, वो बहुत महान थे पर जो उनके दुश्मन थे उन्होंने धोखाधड़ी से उनको हरा दिया। पर तभी भी उन्होंने क्या करा, हार नहीं मानी, सम्मान से क्या करा, अपना मतलब खुद ही सम्मान से गए और क्या करे, स्वर्ग से भर गए। तो इस ऐसे ही हमने क्या करा, किसके बारे में पढ़ा हमने, पूरा पृथ्वीराज के बारे में, कि कैसे वो स्टार्ट हुए और कहाँ कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम करे और कैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।